हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जैसा कि आप सबको पता है, ये एसएसटी के एमसीक्यू हैं। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर ये मेरी वीडियो आप सबके पास पहुंच रही है तो प्लीज़ बिना इसे स्किप किए हुए आप पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन: सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व उपेक्षाओं के प्रकटीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में विपक्ष की विशेष भूमिका रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए नोट यहाँ दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का मुखिया सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? तो ऑप्शन ए निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री और बी घरेलू सहायिकाएं। तो इसी व्याख्या करते हैं। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए हम निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री एवं घरेलू सहायिकाएं जैसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अनियमित मजदूर को नियमित रूप से काम पर नहीं रखा जाता है, सिर्फ उसे दैनिक मजदूरी पर ही रखा जाता है। ऐसे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ जैसे भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलता। इनका नाम उद्यम के स्वामियों की स्थायी वेतन सूचियों में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं, सही है। और खेती में कई तरह के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। तो ऑप्शन दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या करता है एक ही। तो इसकी व्याख्या करते हैं। खेती में कई तरह के कार्य होते हैं। खेती में कई तरह के कार्य होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। ये सभी कार्य ऋतुनिष्ठ सीजनल होते हैं। यही कारण है कि खेती मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। कृषि श्रमदान समिति की स्थापना 1950 से 51 में की गई थी। समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए रिपोर्ट बनाना था। इस समिति के अनुसार खेतिहर मजदूर वो लोग होते हैं जो मजदूरी के बदले खेतों में कार्य करके मजदूरी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में कि केवल ऑप्शन ए ही सही है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं।
जो कि कुल जनसंख्या का 2.21% है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 से पठित संघ सूची की पद क्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधा रहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? तो ऑप्शन है महिलाओं की संपत्ति का अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता, सहभागी लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। महिलाओं के संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है। 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए निर्णय लिया कि एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकार होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित है या नहीं। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं तथा सहभागी लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था है। इस प्रकार कथन ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी सही है। प्रारंभिक स्कूलों, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू कराने का निर्णय। ऑप्शन डी, किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। इसकी व्याख्या करते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू कराने का निर्णय, किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, जिला अस्पताल, राज्य पुलिस, कृषि, सट्टेबाजी और जुआ आते हैं। जबकि नए 100 रुपये का नोट जारी करना संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? ऑप्शन होगा बी सही, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान का अनुच्छेद 17। बी भी सही है, आरक्षण नीति। तो ऑप्शन ए बी दोनों सत्य हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता उन्मूलन आरक्षण नीति जैसे उदाहरण देने चाहिए, क्योंकि समाज के गरीब निर्धन वर्गों को ऊंचा उठाए बिना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का विकास किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय में सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रार्थना किया। मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गईं। उपरोक्त कथन उदाहरण हैं।
तो ये हैं दोनों कथन का उदाहरण दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। तो इसकी व्याख्या करते हैं। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया और मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गईं। उपरोक्त कथन का उदाहरण दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के इरोम चान शर्मिला, जिन्हें मणिपुर के आयरन लेडी या मैगार्शा के रूप में भी जाना जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने प्यारे कमेंट भी लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।